वेलकम टू द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट हम सीखने वाले हैं टेंस क्या होते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि उसके कितने प्रकार होते हैं। बेहद सरल परिभाषा और एग्जाम्पल्स के साथ तो बने रहें आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं, क्रिया वर्ब का वह रूप होता है जो किसी कार्य की होने के समय, टाइम और उसकी पूर्णता या अपूर्णता की स्थिति, स्टेट्स ऑफ एक्शन को दर्शाता है। यह बताता है कि कार्य वर्तमान, प्रेजेंट, भूतकाल, पास्ट या भविष्य, फ्यूचर में हुआ है। इस वीडियो में टेंस की परिभाषा और उसके प्रकार को आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। अंग्रेजी व्याकरण में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में। जो काम अभी हो रहा है या नियमित रूप से होता है, जैसे आई रेड, मैं पढ़ता हूँ, उसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो काम बीत चुका है या पहले हो चुका है, जैसे आई रेड, मैंने पढ़ा, इसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, वह कार्य जो आने वाले समय में होने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल के रूप में जानते हैं। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे टेंस के प्रकार। टेंस के अंतर्गत चार चार उप प्रकार यानी सब टेंस भी होते हैं। जैसे सिंपल में इंडिफिनिट होता है, फिर कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जिससे कुल मिलाकर टेंस की संख्या 12 हो जाती है। इस चार्ट के माध्यम से आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ज़रूरत पड़े तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के टेंसों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बेहद ही विस्तार रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यानी जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, ते हो, ती हैं या ता हैं शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस टेंस में हैबिट्स, आदतों के बारे में, साथ ही साथ रूटीन या रिपीट्स यानी दिनचर्या के बारे में, साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य के बारे में, इसके साथ ही साथ फैक्ट यानी तथ्यों के बारे में भी बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी नेचर की वर्तमान में क्या स्थिति है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कहें कि वह अंग्रेजी बोलता है, इससे जाहिर हो रहा है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम हमें नहीं पता है वह अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी बोलना उसकी आदत में शुमार है। इसका टेंस का ट्रांसलेशन हम बनाएंगे ही स्पीक इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोलता है। कैसे बना है इसके बारे में रूल रेगुलेशन हम आगे अभी समझेंगे। मैं रोज 5 बजे उठता हूँ। यहाँ पर उठने की जो आदत है उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी ये उसका रूटीन हो गया। आई वेकअप एट 5 o'clock, यानी मैं रोज 5 बजे उठता हूँ डेली। तीसरा एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व में उदय होता है, यानी सूर्य पूर्व में उदय मतलब निकलता है, यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य कभी भी पूर्व के अलावा पश्चिम में नहीं निकल सकता। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, इसका भी उपयोग हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों को किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जब वाक्य का कर्ता ही हो या सी हो, इट हो या कोई एक वचन यानी नेमिंग वर्ड्स हो, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर नाउन या नाम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में यस और यस लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें, केवल सिंगुलर नाम के साथ
ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगेगा। अब ईएस कहाँ लगेगा? ईएस क्रिया के अंत में, जहाँ पे किसी भी वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एक्स, एस, जेड आते हैं तो वहाँ पे ईएस जोड़ते हैं। जैसे गो में ओ आया तो ईएस जुड़ेगा, वॉच में सी एच आया तो ईएस जुड़ जाएगा। और एस कहाँ लगाएंगे? अन्य सभी सामान्य क्रियाओं के साथ एस को जोड़ते हैं। जैसे प्ले में एस जोड़ देंगे, हो जाएगा प्ले। वर्क में एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा वर्क। आई ई एस कहाँ लगेगा? यदि क्रिया के अंत में वाई शब्द आता है, उसके पहले एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे, जैसे स्टडी, तो स्टडी में वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे तो स्टडीज हो जाएगा। फ्लाई में वाई को हटा करके यस जोड़ देंगे तो फ्लाइज हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो में ईएस लोग लगाएंगे तो हो जाएगा गोज। और कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट? स्कूल, टू स्कूल। तो क्या ट्रांसलेशन होगा? वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वी हो जाएगा। वी के साथ पढ़ने की अंग्रेजी रीड लगाएंगे, यस और यस का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस और यस नहीं लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वे लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ पे वे लोग यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वे की अंग्रेजी दे हो जाएगी। दे के साथ दौड़ने की अंग्रेजी लगाएंगे रन। यहाँ पे भी यस और यस का उपयोग नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। मेरा भाई खेलता है, तो मेरा भाई की अंग्रेजी माई ब्रदर। अब ये सिंगुलर है, एक लोग के बारे में बात हो रहा है तो हो जाएगा माई ब्रदर। खेलने का अंग्रेजी क्या होता है? स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। प्ले, तो हो जाएगा माई ब्रदर्स प्ले, यानी मेरा भाई खेलता है। यस और यस लगेगा इसमें क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस और यस लगता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आए तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ डू और डज का उपयोग करेंगे, साथ ही साथ नहीं की अंग्रेजी के लिए नॉट लिख देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस नहीं लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब नॉट तो लगेगा दोनों कंडीशन में, लेकिन डू और डज कहाँ लगेगा? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या कोई एनी नेम आए तो वहाँ पे डज लगाएंगे। आई यू वी या दे के साथ हम डू का उपयोग करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। ही, सी, इट के साथ, एनी नेम के साथ डज, और आई यू वी के साथ हम लगाएंगे डू। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, ट्रांसलेशन क्या होगा? आई मीन्स होता है मैं के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। नहीं की अंग्रेजी के लिए तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब डू के साथ नॉट, तो आई डू नॉट ईट। इसको इस दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं हम, जैसे आई डोंट ईट भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको आई डोंट ईट के रूप में पढ़ते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए कोई दिक्कत, दोनों सही है। दूसरा ट्रांसलेशन, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पे तुम लोग प्लूरल सब्जेक्ट तो यू लगेगा, यू के साथ लगेगा डू और नहीं की अंग्रेजी के लिए नॉट, तो हो जाएगा यू डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की अंग्रेजी गो, और कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, तो स्कूल की अंग्रेजी स्कूल ही होता है यानी विद्यालय, टू लगाएंगे गो के बाद, तो हो जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम नहीं सोता है, तो सबसे पहले नेमिंग वर्ड है राम, सिंगुलर है तो यहाँ पे राम का नाम लिखेंगे, राम हो गया, और राम सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा? डज। डज के साथ क्या लगाएंगे? नॉट, तो हो जाएगा राम डज नॉट, सोने की अंग्रेजी स्लीप, तो हो जाएगा राम डज नॉट स्लीप। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य में पहले आए, तो वहाँ पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा लिख देंगे। अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पहला एग्जाम्पल, क्या मैं गाता हूँ। देखिए प्रश्न पूछने वाले शब्द क्या पहले आ गया, तो यहाँ पे मैं के साथ मैं क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? डू, तो डू आई सिंग, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या गाय घास खाती है, तो गाय क्या है? एक
जाति के बारे में बताया जा रहा है। तो गाय के साथ क्या लगेगा, एक जात यानी गाय एक है, इसके बारे में लग रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज को लगाएंगे। तो द काऊ क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, डज द काऊ ईट ग्रास, यानी क्या गाय गाय घास खाती है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तीसरा एग्जांपल देखिए, क्या वे पढ़ते हैं। तो वे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो हो जाएगा डू दे स्टडी, पढ़ने का अंग्रेजी स्टडी या रीड, दोनों आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्या तुम चाय पीते हो। तो यहाँ पे तुम जो शब्द है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। तो डू के साथ क्या लगाएंगे, डू को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू। तो डू यू, अब पीने की अंग्रेजी ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, क्या पी रहा ऑब्जेक्ट, चाय। तो डू यू ड्रिंक टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा प्रश्न पूछने वाले शब्द जब पहले आए। अब हम जानेंगे प्रश्न पूछने वाले शब्द जब वाक्य के बीच में, यानी क्वेश्चन वर्ड्स आर कम बिटवीन इन द सेंटेंस, तब क्या होगा। तब सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी QW वर्ड्स या WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज को लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल्स, वह स्कूल क्यों जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है, क्यों, बीच में आ रहा है, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, और सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वाई लिखने के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, और वह की अंग्रेजी ही, तो हो जाएगा वाई डज ही गो टू स्कूल। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल्स, आप कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेयर मिस होता है कहाँ, और आप की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो यू एक प्लूरल है तो लगाएंगे डू, वेयर डू यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, रहने की अंग्रेजी लिव, और जगह का नाम नहीं दिया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो, दोनों का ट्रांसलेशन सेम टू सेम होगा। तीसरा एग्जाम्पल, सीता क्या खाती है। तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, वाट। अब सीता क्या है, सिंगुलर, तो लगेगा डज। तो वाट डज सीता, सब्जेक्ट है हमारा, खाने का अंग्रेजी ईट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा वाट डज सीता ईट, यानी सीता क्या खाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, थोड़ा सा मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्यों है, क्योंकि इंट्रोनेगेटिव एक एग्जाम्पल भी हम देख लें जिसमें नहीं शब्द भी आए और क्वेश्चन वर्ड भी आए। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लास्ट है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। यहाँ आप देखिए नहीं शब्द भी आया और क्यों भी आया। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी वाई, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगाएंगे डू, और डू के बाद तुम की अंग्रेजी यानी यू, तो वाई डू यू, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड, क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू नॉट रीड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रयास, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर हमारा प्रयास और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो अवश्य कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। ऐसे विभिन्न इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएगा, वहाँ पर हम अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस को जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। नेगेटिव अगर आता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ डू डज के साथ नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, वह बाजार नहीं जाता है, डज नॉट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, अगर क्वेश्चन पूछने वाले शब्द पहले आ रहे हैं तो डू डज पहले, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन मिसलेनियस है, नॉट शब्द आता है यानी नहीं की हिंदी आती है, तो वहाँ पर नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जैसे क्या मैं खाता हूँ तो डू आई ईट हो जाएगा, क्या वह बाजार नहीं जाता है तो डज ही नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछने वाले शब्द वाक्य में बीच में आए तो WH या क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, डू डज को बाद में लिखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। उसके बाद अगर नहीं शब्द आए तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं कब खाता हूँ तो व्हेन डू आई ईट, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा अपनी राय अवश्य बताएं। हमारा प्रयास वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक बने रहें द लर्निंग हैब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।